नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान और हमारे साथ हैं युवा अर्बन प्लानर शुभम मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है शुभम जी। नमस्कार इरफान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो देखिए इस जिज्ञासा में चले आए आपके पास कि आपने कुछ किताबें इंतज़ार हुसैन साहब की उर्दू से हिंदी में की जी। तो ये अर्बन प्लानर होते हुए जाहिर है कि आपकी और भी बहुत विविध रुचियां आपकी होंगी, लेकिन मेरी रुचि इसमें है शुरू करने के लिए बातचीत को कि ये इंतज़ार हुसैन में आपकी दिलचस्पी कैसे हुई। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी पैदाइश जो है दिल्ली की ही है, परवरिश भी मेरी यहीं पर हुई। तो और मैं जहाँ पे पला बढ़ा वो फ़िरोज़शाह कोटला जो दिल्ली का एक शहर था, 5वां शहर, वो कॉलोनी उसके पास में ही है। तो वहाँ पे मेरा बचपन में बहुत समय जाता था। तो वहाँ से कुछ ना कुछ रोज़ हम जब दोस्तों के साथ फ़िरोज़शाह कोटला जाते थे किसी भी तरह की मस्ती करने, क्रिकेट, फुटबॉल, छुपन छुपाई, तमाम चीज़ें हम वहाँ करते थे। तो वहाँ से कुछ शहरों को समझने में थोड़ी सी रुचि हुई कि ये जो 14वीं शताब्दी का ये शहर था ये कैसा रहा होगा। तो ऐसा करते करते फिर बाद में जब कुछ पढ़ने, कुछ आपको जब चॉइस करनी पड़ती है कि आप क्या पढ़ेंगे, तो मुझे लगा कि कुछ अगर शहरों को ही समझने का कुछ है तो वही करना चाहिए। तो उससे होते हुए मैं अर्बन प्लानर बन गया। स्कूल में मैंने थोड़ी उर्दू सीखी थी और फिर से मुझे बाद में जाके कुछ फ़ारसी सीखने का मौका मिला, तो उससे मेरी उर्दू दोबारा थोड़ी ठीक इस तरह की हो गई कि मैं पढ़ने लगा। और उसी बीच मुझे इंतज़ार हुसैन साहब की किताब जो थी दिल्ली था जिसका नाम, वो मेरी एक मित्र हैं गज़ाला, उन्होंने भेंट की। तो मैं शौक़ में वो पढ़ता गया और मुझे वो बहुत दिलचस्प लगी। ये मेरी थोड़ी नासमझी थी कि मैं नहीं जानता था कि इंतज़ार साहब इतने बड़े अफ़साना निगार हैं और नॉवलिस्ट भी हैं। तो उनकी जो भाषा थी वो जो मैंने बाकी और जो उर्दू पढ़ी थी उससे बहुत मुझे अलग लगी। उसमें जो हम हिंदी में काफ़ी जो हमारे शब्द आते हैं उसमें बहुत उसका पुट था, और उनका शहर को देखने का तरीका मुझे वो बहुत दिलचस्प लगा। वो जो बात करते हैं उनकी इस किताब की जो शुरुआत है वो करीब सन 50 के आसपास की है, जब बंटवारा हो गया है। वो बुलंदशहर डिबई से लाहौर चले जाते हैं और फिर उसके बाद वो 2.5 साल बाद वापस आते हैं और वो निज़ामुद्दीन बस्ती में हैं। और फिर महाभारत की बात शुरू हो जाती है और महाभारत भी उसमें कुछ पांडवों का ज़िक्र आता है कि किस तरह से तब कुछ एक फसाद हुआ था और किस तरह से उन्हें फिर हस्तिनापुर छोड़ के खांडव वन वो चले गए और फिर उन्होंने वहाँ पे इंद्रप्रस्थ जैसी बस्ती बसाई। तो मुझे ये सारी बातें बड़ी रोचक लगी। मेरी भी थोड़ी, जैसे मैंने कहा, नासमझी थी कि मुझे तब तक उर्दू में किस तरह का रामायण, महाभारत, इन सब का भी क्या ट्रेडिशन रहा है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। तो ये वैसे उस तरह की कोई नई बात नहीं थी, पर मुझे इंतज़ार साहब की भाषा पढ़ने से बहुत मज़ा आया। तो मुझे लगा कि ये किताब पढ़नी चाहिए और जो ऐसे लोग जो उर्दू लिपि नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए देवनागरी में से करें तो अच्छा होगा, क्योंकि दिल्ली पे अंग्रेज़ी में तो बहुत किताबें हैं, हिंदी में मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ी कम है। तो ऐसा करते करते मैं वो किताब पढ़ता गया और उसमें जो वो जो किताब है वो मूल रूप से जो मुग़लों का बाद का दौर है, 17वीं 18वीं शताब्दी, और उस वक्त दिल्ली की जो सांस्कृतिक छटा थी वो क्या है उसके बारे में। तो वहाँ उस वक्त का खान पान, बोली कैसी थी और बाज़ार कैसे थे। तो उसमें शहर का बहुत सुंदर उन्होंने खाका खींचा है। उसमें एक पूरा जो अध्याय है वो इसी पर है कि लाल किला जब बन गया और उसके बाद वहाँ पे लाल किले के बनने के बाद जो शहर उसके आसपास बसा वो कैसा था। तो उसमें उसका बहुत खूबसूरत एक वर्णन आता है कि जो जान थी शहर की वो तो जामा मस्जिद का चौक था। अब उसमें बहुत डिटेल में वो बात करते हैं कि जो उत्तरी तरफ की जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पे किस तरह का बाज़ार लगता था, जो दक्षिणी तरफ की थी वहाँ पे क्या होता था। तो हर तरीके का उसमें एक स्पेशलाइजेशन था। फिर उसके बाद और कैसे बाज़ार थे, उन बाज़ारों में क्या होता था। तो उसके बाद बाज़ारों से वो घूम फिर के फिर आ जाते हैं कि एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि
पर्दे वाली जो बीबियाँ थीं वो क्या करती, वो बाज़ार कैसे जाती। बाज़ारों में तो खैर तमाम जगह से सामान आ रहा था, सेंट्रल एशिया से सामान आ रहा था, ईरान से सामान आ रहा था। तो अब जो लोग नहीं जा सकते हैं बाज़ार, तो उनका क्या होगा। तो फिर फेरी वाले थे, तो और फेरी वाले भी ऐसे थे कि जो भी वो सामान बेचते थे वो सीधे कह के नहीं बेचते थे कि भाई मैं ये बेच रहा हूँ, ये ले लो। उन सब की कुछ एक अपनी ज़बान थी, एक कुछ पहेली नुमा उनका एक अंदाज़ होता था, जिसमें वो कहते थे, वो बताते थे कि वो क्या बेच रहे हैं, और ज़ाहिर है आपको मालूम ही होता था वो क्या बेच रहे हैं, पर एक उनका एक अपना अंदाज़ था। और उसके बाद पूरे शहर के डिस्क्रिप्शन से फिर वो धीरे 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 वो एक गली में आ जाते हैं, गली कूचे में आ जाते हैं, फिर उसके बाद हवेली में आ जाते हैं, और फिर हिंदुओं की हवेली कैसी है, मुसलमानों की हवेली कैसी है। और कुल मिला के ये था कि दोनों की एक सी है, दोनों में कोई भी ख़ास ऐसा अंतर नहीं है। सिर्फ ये है कि हिंदू की हवेली है तो आपको एक तुलसी घरा वहाँ मिल जाएगा, और उसमें फिर जनाना कैसा है, मर्दाना क्या, दीवान खाना, ये सब उसका वो है। और फिर ये भी है कि सब शौकीन लोग थे, तो अगर आपके पास उस तरह की गुंजाइश नहीं है कि आपके भाई दीवान खाना, आपका घर ही छोटा है, आप अलग से दीवान खाना नहीं है, तो आपने अपने घर के सामने गर्मी के दिन है तो आपने पानी का छिड़काव किया और मूड़े बिछाए, हुक्का लगाया, और वही आपका दीवान खाना है। तो इस तरह की जो बातें हैं, अब इंतज़ार साहब इसमें जो उनके जो रेफरेंसेस हैं, तो दिल्ली पे जो कुछ और हमारी पुरानी किताबें हैं, जैसे सर सैयद की आसार सनादीद बहुत बड़ा काम है, 1847 में उसका जो पहला वॉल्यूम आया था। उसके अलावा 1919-20 में मौलवी बशीरुद्दीन अहमद की वाक़यात दारुल हुकूमत दिल्ली है। उसके अलावा तमाम हिंदी अंग्रेज़ी किताबें हैं। तो ये सब रेफरेंसेस, तो ऐसा नहीं है कि इंतज़ार साहब ने कुछ बहुत नई चीज़ की है, पर उनकी जो एक स्टाइल है लिखने की, उनकी जो एक मुहावरेदार उर्दू है, पर वो फिर ऐसी उर्दू है कि जो बहुत पर्शियनाइज नहीं है कि आपको समझ ना आए, वो हमारी आम बोलचाल की ज़बान है, तो वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि मैं अर्बन प्लानर हूँ, और हम लोगों को जब हम लोग ये विषय पढ़ते हैं कॉलेज में, चाहे वो बैचलर्स लेवल का कोर्स हो या मास्टर्स लेवल का, तो हम लोगों को जब भी सेटलमेंट की हिस्ट्री वगैरह पढ़ाते हैं, तो जिस तरह का एम्फेसिस ग्रीक सिविलाइजेशन पे होता है या रोमन्स पे होता है, तो मुझे कई बार लगता है कि हम अपने शहरों की उस तरह से बात नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर होती है कि जैसे जयपुर जो है वो प्लान्ड सिटी थी, शाहजहानाबाद प्लान्ड सिटी थी उसके पहले, पर जिस तरह का नुआंस मुझे कई बार ये लगता है कि पश्चिमी शहरों का होता है, वो हम उस तरह की बात नहीं करते हैं, या अगर करते भी हैं तो हम मुझे लगता है एक हद तक जो शहरों की प्लानिंग है, उसकी ज्योमेट्री है, फॉर्म है, उस पर ज़रूर बात होती है, पर सिर्फ प्लानिंग से शहर नहीं बनते हैं। उसमें जो लोग रह रहे हैं, गालिब ने अपने आसपास का जो शहर देखा, उसके बारे में जो लिखा, मतलब इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आ रहा है लिखने का, तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि जो इंतज़ार साहब कह रहे हैं वो सिर्फ उर्दू या हिंदी या अंग्रेज़ी पढ़ने वालों के लिए नहीं है, मतलब अदीबों के लिए नहीं है, या जिनकी रुचि साहित्य में है, सिर्फ उनके लिए नहीं है। ये जो हम लोगों की जो पेशे से लोग आते हैं, चाहे इंजीनियर्स हों, प्लानर्स हों, आर्किटेक्ट्स हों, उनके लिए भी इस तरह की किताबें जो हैं उससे शहर को समझने का एक मौका है और बहुत अच्छा रिसोर्स है। तो इस तरह से जो पहली किताब इंतज़ार साहब की, जी, या कहिए कि उर्दू से हिंदी में लिप्यंतरण या अनुवाद, वो पहली किताब कौन सी हुई? तो पहली किताब इंतज़ार साहब की थी, दिल्ली था जिसका नाम, और ये इसे अनुवाद नहीं कह सकते, ये उर्दू से देवनागरी लिप्यंतर है, क्योंकि मुझे लगा कि इंतज़ार साहब की एक ख़ास शैली है, एक ख़ास उनकी ज़बान है, तो उससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो कई लोगों को वो अच्छा भी लगा, मुझे भी एक हद तक वो ठीक लगा, पर अब मैं देखता हूँ उसको, किताब को निकले 6 साल हो गए, तो मुझे अब लगता है कि अगर मैं दोबारा करता तो मैं अनुवाद करता। लिप्यंतर में एक फ़ायदा तो ये ज़रूर होता है कि जो जैसा है वैसा का वैसा आपको हिंदी में पढ़ने मिल जाता है,
पर मुझे कई बार ये लगता है कि अगर बहुत सारे आप जो उर्दू के कुछ शब्द आते हैं तो आप कैसे समझाएंगे? आपने उसको देवनागरी में लिख तो दिया, पर आप उसे कैसे समझाएंगे? तो आपको फुटनोट्स देने पड़ते हैं। और कई बार मुझे ये करते करते मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे फुटनोट्स हो रहे हैं कि पढ़ने की जो लय है वो टूट जाती है। आप अगर हर एक 2-3 लाइन के बाद नीचे देखने लगे कि इसका क्या मतलब है, तो थोड़ा लिप्यंतर में अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो दलदल नुमा है कि आप ना पूरा इधर रहते हैं ना उधर जाते हैं। तो उसके बाद मैंने 1-2 और लिप्यंतर किए, पर फिर 1-2 और जो किताबें थीं वो पूरी तरह से हिंदी में अनुदित थीं। तो यहाँ हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें कि हम इस वक्त अर्बन प्लानर शुभम मिश्रा के साथ बातें कर रहे हैं, जो हिंदी के मशहूर साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र के पौत्र और हिंदी के प्रख्यात लेखक अनुपम मिश्र के पुत्र हैं। साहित्य में, लेखन में आपको तो कहिए कि एक स्वाभाविक रूप से रुचि परिवार और एक परंपरा के कारण भी शायद मिल गई। आगे अभी आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब इसमें अनुवाद और क्रिएटिव खुद अपने लिखने की दिशा में आपका क्या दखल है? अभी तक कुछ छोटा मोटा कुछ लिखा है, जिसमें जो मेरे थोड़े अलग अलग जो कुछ रुचियां हैं, शहर या वास्तुकला या इतिहास, और ख़ासकर शहरों का इतिहास, तो उसको मिला जुला के कुछ छोटा मोटा मैंने खुद लिखा है। पर जो इस तरह की किताबें हैं वो तो अभी लिप्यंतर या अनुवाद ही हैं, तो अभी मैं कह नहीं सकता। हाँ, ज़रूर कुछ ऐसा होगा तो चलिए, ये हम लोग अब आपके ये जो उर्दू से हिंदी अनुवाद और लिप्यंतरण का जो क्रम है, उसको क्रम थोड़ा बदलते हुए आपसे पूछते हैं कि ये जो अर्बन प्लानिंग नाम की जो चीज़ है, या जो बतौर अर्बन प्लानर आप एक प्रोफेशनल हैं, अर्बन प्लानिंग होती क्या है, हमको बताइए। ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल सवाल है, और इसको बहुत सीधे तरीके से कहना भी बहुत शायद आसान नहीं है। पर एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि अर्बन प्लानर्स का कुछ काम जैसे एक मान लीजिए कुछ हमारा सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा जैसा है, तो कंडक्टर का काम है कि आपको सबके बारे में कुछ मालूम है कि क्या हो रहा है, और आपको ये भी मालूम है कि कहाँ पे आपको कहाँ दखल देना चाहिए और कहाँ पे फिर हट जाना चाहिए। तो मोटे तौर पे अर्बन प्लानर का यही काम होता है। इस पेशे में जो लोग आते हैं वो सोशल साइंस से भी आते हैं, जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी पढ़ के, या फिर वास्तुकला, आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग से भी आते हैं। तो सभी का जो एक तरह से जो उन्होंने सीखा है और जिस तरह से वो अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं, चाहे वो निर्मित हो या वो प्राकृतिक हो, उसको देखते हुए फिर हम शहर में उन सब चीज़ों को कि शहर सुचारू रूप से चलें, मोटे तौर पे अर्बन प्लानर का ये काम है। तो अब एक समय में ऐसा था कि नए शहरों की बनावट की ज़रूरत थी, डिज़ाइन की ज़रूरत थी। तो एक दौर पे नए शहर बने, तो वहाँ पे भी आपके प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स काम करते थे। अब ऐसा देखा गया है कि जो हमारे शहर हैं उन्हीं में सब चीज़ें किस तरह से चलें वो ज़रूरी है। पर मुझे ये भी लगता है कि ज़्यादातर ये जो काम है ये शहर सुचारू रूप से कैसे चलें उसी पे अटक के थोड़ा रह गया है कि मतलब पानी की क्या व्यवस्था हो, सीवरेज सिस्टम कैसा हो, सड़कें कैसी हो, हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये सब। इसके अलावा भी कई मुझे लगता है चीज़ें हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, शहरों का इतिहास है, उन सब को भी थोड़ा मुझे लगता है देखना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें उसमें कैसे जाती हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोगों को वो भी देखना चाहिए। अच्छा, अब इसमें हमको बताइए कि इस फील्ड में जो बड़े बड़े गुरु हुए, मतलब अगर आप नामचीन अर्बन प्लानर्स की बात भारत में अगर करें, जिनको देखकर लगता है कि अरे वाह, मतलब वो एक आदर्श की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत संभव है कि आज़ादी के बाद ये एक बहुत प्रचलित पेशा न रहा हो।
और लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे अर्बनाइजेशन तेज़ होता गया और अवेयरनेस या सेंसिटाइजेशन शुरू हुआ, तो इस पेशे में बहुत सारे लोग उतरने लगे, उसकी बाकायदा शिक्षा और ट्रेनिंग होने लगी। लेकिन जब आप अपनी फील्ड के मतलब गुरु अर्बन प्लानर्स को याद करते हैं तो कौन लोग हैं वो? अगर आप भारत में देखें तो सबसे बड़े, अगर आप देखें तो ली कॉर्बुज़े होंगे। वो फ्रेंच थे वैसे तो, पर चंडीगढ़ जो शहर था उनका बसाया हुआ है। तो भारतीय प्लानर्स कॉर्बुज़े को देखते हैं। उनके अलावा हम लोग और आर्किटेक्ट्स ऐसे हुए जो जिन्होंने शहरों पे काम किया, जैसे चार्ल्स कोरिया थे। तो चार्ल्स कोरिया ने भी उस तरह से शहरों पे काम किया है, और तो इन लोगों को हम देखते हैं। उसके अलावा और जो बड़े नाम हैं, बीवी दोषी साहब हैं, उनको अभी फील्ड मेडल कुछ समय पहले मिला था, 1-2 साल पहले कॉमनवेल्थ मेडल। तो उनका जो इन सब लोगों का अर्बन प्लानिंग उस तरह से कहना भी थोड़ा सा इस तरह से मुश्किल है कि इन लोगों ने, जैसे कॉर्बुज़े का तो ये है कि उन्होंने चंडीगढ़ डिज़ाइन किया और चंडीगढ़ एक पूरा नया शहर था जो बसा। दोषी साहब का अफोर्डेबल हाउसिंग पे बहुत काम है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने एक नया शहर नहीं बनाया तो ये इनका प्लानिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है या प्लानर्स नहीं है। तो कोई भी बड़ा शहर है उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, और ये सभी एक तरह से ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप इस तरह का हाउसिंग का कोई मॉडल हो जो सिर्फ जिनके पास ज़्यादा पैसा है या एक तरह से एलीट नेबरहुड्स की तरफ नहीं जाए, एक अफोर्डेबल हाउसिंग या जो आगे जिसमें काफ़ी एक्सपेंशन वगैरह का भी स्कोप हो। तो ये सब शहरों से रिलेटेड चीज़ें हैं, और इसमें इन तरह के इन सब बड़े आर्किटेक्ट्स का बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब आप खुद सोचते हैं, मतलब भारतीय परिस्थितियों में, खुद चूँकि आपके पिता पर्यावरण और जो भारतीय परिस्थितियों में एक चिंतन को उन्होंने विकसित किया और बहुत महत्वपूर्ण काम किया, उनकी महत्वपूर्ण किताबें जो पानी और दूसरी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, जब उसको आप उस पर नज़र टिकाते हैं और फिर जब आप ये चार्ल्स कोरिया या ली कॉर्बुज़िए या दूसरे बड़े नामों के बारे में सोचते हैं, तो कोई खुद आपके मन में क्रिटिक जैसा कुछ उभर कर नहीं आता कि भारतीय अर्बनाइजेशन का रूप शायद यूरोपियन और अमेरिकन अर्बनाइजेशन से बिल्कुल अलग और उसकी ज़रूरतें अलग हैं? तो कोई क्रिटिक आपके मन में उभरता है? हाँ, इस तरह के बहुत सारे क्रिटिक उभरते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ किसी व्यक्ति को बीच में रख के उसकी क्रिटिक कर सकता हूँ, पर क्योंकि मैं देखता ही रहता हूँ कि किस तरह से मास्टर प्लान्स वगैरह बन रहे हैं। तो मतलब एक तो मुझे बहुत बड़ी क्रिटिक यही लगती है कि जो हमारा जो ढांचा है पिछले कई सालों से, वो ये जो मास्टर प्लान्स पे पूरा एक तरह से बेस्ड है, और मास्टर प्लान अगले 20 सालों के लिए एक तरह का एक आपका डॉक्यूमेंट होता है जो निश्चित कर देता है कि यहाँ पे इस तरह का हमारा लैंड यूज़ होगा। मुझे अगर मैं प्लानर नहीं भी हूँ, पहले तो मुझे ये लगता है कि अर्बन प्लानिंग एक स्पेशलाइजेशन है, एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, पर साथ ही मुझे ये भी लगता है कि ऐसी कोई ये सीरियस चीज़ नहीं है कि कोई भी जिसके पास सामान्य ज्ञान ना हो वो नहीं कर सकता। क्योंकि शहर जो हैं हमारे, वो आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और अर्बन प्लानर्स के पहले से बसे हुए हैं। हमारे कोई भी आप शहर किसी को भी लेंगे तो आप पाएंगे 800 साल, 1000 साल, 1200 साल, सबका अपना इतिहास है। और ये शहर आपको ठेठ राजस्थान में भी मिलेंगे जहाँ पे 48 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर है, आपको बारिश की जगह पे भी मिलेंगे, आपको जहाँ पहाड़ हैं जहाँ पे बर्फ़ होती है वहाँ पे भी मिलेंगे। तो सबका अपना एक रहने का तरीका था जो अपने आसपास के वातावरण से उन्होंने देख के उसके अनुकूल उन्होंने अपना एक तरीका बनाया था। तो अब हम प्लानर्स आ गए, उसके बाद हम लोगों ने मास्टर प्लान जैसी चीज़ें शुरू कर दी। तो उसमें हम ज़रूर ये कहते हैं कि पर्यावरण के लिए ये होना चाहिए,
एक बड़ा पसंदीदा चीज़ होती है, प्लानर्स की भी होती है और मास्टर प्लान्स में आपको होती है कि ग्रीन बेल्ट हम कहीं बना दें। पर दिल्ली में एक वक्त करीब 800-900 तालाब थे, अब वो नहीं है तालाब। अब जो उनकी हालत है, कहीं कुछ बचे भी हैं, अगर आप उत्तर पश्चिमी दिल्ली की तरफ जाएंगे या दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नजफगढ़ वगैरह की तरफ, तो अभी भी कुछ तालाब बचे हैं। पर एक बेसिक चीज़ की जो आपकी ग्रीन स्पेसेस हैं, जो आपकी वाटर बॉडीज़ हैं, इनको आप नहीं छुएंगे। और उसके बाद आप मास्टर प्लान आप जो भी बनाएं, एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि आप ये नहीं करेंगे। तो एक तो मुझे यही लगती है कि ये हमारी किसी भी मास्टर प्लान में मुझे देखने को मिलती नहीं है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि हमारा सबसे पहले जो दिल्ली का मास्टर प्लान 1962 का बना था, उसके बाद जितने भी मास्टर प्लान बने हैं उनमें कई, अगर आप उसको एक दृष्टि से देखेंगे तो कई बार ऐसा लगता है कि जो दिल्ली में हुआ वो एक तरह से वो टेम्पलेट बन गई और फिर वैसे ही चीज़ें होने लगी। पर हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है हर जगह की कि सबकी अपनी एक यूनिक सिचुएशन है। तो उसको देखते हुए भी हमको इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगती है कि एक नो गो एरियाज़ हमारे शहरों के डिसाइड होने चाहिए कि जो आपके पानी के स्रोत हैं उनको आप कुछ नहीं करेंगे, और आपके जो क्योंकि इसमें बड़ी हास्यास्पद चीज़ें मैंने देखी हैं होते हुए कि पहले आप मंगरबनी को काट दीजिए, आप अरावली को काट दीजिए, वहाँ के जंगल काट दीजिए, फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि हमने एक 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट में हमने एक ऑक्सीजन कुछ बनाया है और वो फ्री है, आप वहाँ आइए और आप ऑक्सीजन लीजिए। तो ये हो रहा है। और ऐसे ही भी फिर ये होता है कि मतलब ये शहरों से भी थोड़ा अगर हम हट के बात करें कि एक कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब हम वो सस्ती है कि जो सलाइन वाटर है उसको हम फ्रेश कर देंगे, तो इससे हमारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। मतलब प्रकृति से हमको बिना नमक का पानी मिलता है, सिर्फ हमें ये करना है कि हमें उसे संजो के रखना है। तो फिर एक ये चीज़ है। दूसरा, मैं जो थोड़ा सा ऐतिहासिक चीज़ों में जा रहा था वो ये कि हमारे यहाँ पे हर जगह ही होता है वैसे, पर हमारे यहाँ पे भी जगहों के नामों को रखने की काफ़ी एक परंपरा रही है। नामों का एक मतलब है। अगर आप दिल्ली शहर देखेंगे तो दिल्ली, अगर आप राजपूतों के इतिहास से देखना शुरू करें, फिर उसके बाद आपकी गुलाम वंश था, फिर तमाम दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उसके बाद मुग़ल थे, ब्रिटिश थे, तो इन सब ने अपनी तरीके से दिल्ली की प्लानिंग की है। अब DDA, MCD ये सब है। पर अगर देखा जाए तो दिल्ली की जो प्लानिंग है वो दो चीज़ों से हुई है। एक तरफ आपकी अरावली है, एक तरफ आपकी यमुना है। अरावली दिल्ली को दो तरफ से घेरती है, एक वेस्ट से और फिर थोड़ा दक्षिण तरफ भी है, और ईस्ट में यमुना है। तो शुरू की जो जितनी भी किंगडम्स थी आपकी, वो नदी के पास नहीं थी। पानी तो उन्हें भी चाहिए था, पर वो थोड़ी पहाड़ी इलाके में थी, शायद इसलिए क्योंकि डिफेंस उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। पर उन्होंने टेरेन को समझा, उन्होंने टोपोग्राफी को समझा, और उसके हिसाब से उन्होंने उसको चेंज नहीं किया उन्होंने बहुत ज़्यादा। आप ये भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उनके पास, पर मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के अलावा, नहीं होने के अलावा, उनको समझ भी थी और एक ह्यूमिलिटी भी थी कि हम इस सिचुएशन में हैं, तो हम इस तरह से अपनी पानी की व्यवस्था इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको तालाब मिलेंगे, कुएं मिलेंगे, बावलियाँ मिलेंगी, और ये कुछ जो नाम हैं वो अभी तक चलते आ रहे हैं। तो आप अगर दिल्ली के मोहल्लों का नाम निकालना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे जिनमें आपको पानी या पहाड़ का रेफरेंस मिलेगा। पहाड़गंज है, पहाड़ी धीरज है, आनंद पर्वत है, दरियागंज है, हौज खास है, हौज रानी है, धौला कुआं है, तो लाल कुआं है। ये सब जो हैं इनमें पानी का रेफरेंस है। अब हम जैसे प्लानर्स हैं, उसके अलावा और भी लोग हैं, हम कई बार इन चीज़ों को बहुत गौर से नहीं देखते हैं। हम जो भी आपका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, कुछ भी है, या जो भी माहौल है, उसके हिसाब से जो नाम बदलने की एक जो चीज़ है, उसमें इस तरह का जो ज़रूरी ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो मिटती चली जाती हैं। और जब आप इन चीज़ों को खो देते हैं तो कई बार आप
उसके बाद जो प्लानिंग के भी डिज़ास्टर्स होते हैं वो आपको तब समझ नहीं आते कि पहले कहीं तालाब थे, अब उस जगह का ही नाम उस तरह का है कि भाई आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ तालाब थे, वो आपने ख़त्म कर दिया, कुछ आपने नाम उसका कुछ दूसरा कर दिया। उसके बाद अब उस जगह पे बाढ़ आ रही है, तो वो बाढ़ क्यों आ रही है? क्योंकि आपने फ्लड प्लेन में आपको नहीं आना चाहिए था वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें मुझे कई बार बड़ी कचोटती भी हैं कि हम इन चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते। एक जो है ये है कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मेट्रो कहीं से भी कर सकते हैं, हम ट्रांसपोर्ट अपना नेटवर्क ऐसा भी बना सकते हैं, या फिर ये है कि पानी चाहिए तो दिल्ली राजधानी है, आप कहीं से भी पानी ला सकते हैं। आप हिमाचल से भी ले आइए, आप पंजाब से भी ले आइए, आप हरियाणा से तो लेते ही हैं। तो पर आपके पास क्या चीज़ है, आप उनको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, उसमें थोड़ा उन सब चीज़ों को देखने की थोड़ी ज़रूरत है। और एक बार फिर हम यहाँ अपने सुनने वालों को याद दिला दें कि आज है 27 मई 2022 और हम लोग ये बातचीत शुभम मिश्रा के स्वामी नगर दिल्ली के घर में, उनके दफ्तर में कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इस रिकॉर्डिंग में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे साथी अनिर्बान साधु। अनिर्बान, आप भी कुछ इसमें पूछना चाहेंगे या अब जब तक सवाल दिमाग में बनाए हमको बताइए, मास्टर प्लान क्या होता है शुभम? मास्टर प्लान एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक तरह से स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है जो पास किया जाता है, और उसके बाद उसमें बेसिकली अगले 20 साल का एक तरह से आपका ब्लूप्रिंट है कि आपका शहर की दिशा एक तरह से क्या होगी। जो ब्लूप्रिंट होता है उसमें एक लैंड यूज़ प्लान होता है जिसमें अलग अलग कि ज़मीन को किस चीज़ के लिए उसका उपयोग किया जाएगा, कि वो आवासीय होगी, कि वो कमर्शियल होगी, कि वो ट्रांसपोर्ट होगा, उसमें ये सब चीज़ें तय की जाती हैं। कौन सी बॉडी तय करती है, जैसे कि महानगरों में कौन और छोटे शहरों में, राज्यों में कौन सी बॉडी है ये जो इसको तय करती है मास्टर प्लान बनाती है? जैसे दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और बाकी शहरों में जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो बनाती हैं मास्टर प्लान। जहानारा का डायरी में पढ़ रहा था अभी जी। तो जहानारा आर्किटेक्चर में बड़ा दिलचस्पी रखती थी, जितना मुझे पता है। उनका पैदाइश राजस्थान होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, आगरा होते हुए दिल्ली आना पड़ा, और शाहजहानाबाद जिसको बोलते हैं, इनका कारीगर एक तरफ से माने जो आइडिएशंस हैं उस जगह से हैं कि जो जामा मस्जिद हैं उनकी द्वार की देर होगी या लाल किला के साथ संपर्क क्या होगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बोलिए, क्योंकि जहानारा तो कम से कम एक महिला है प्लानर के हिसाब से, जो उस टाइम यहाँ से 400 साल पहले कुछ सोचे थे इसके बारे में। जो थोड़ी बहुत मुझे इसकी जानकारी है मैं वही दे पाऊँगा, पर एक जो शाहजहाँ का मॉडल आप कह लें प्लानिंग का, तो शाहजहाँ ने पूरे शहर का नक्शा कोई इस तरह से फिक्स नहीं किया था कि यहाँ पे ये होगा ये होगा। ज़मीन उन्होंने अपने जो भी उनके अलग अलग ओहदों पे जो दरबारी थे उनको ज़मीनें दी गई और उन्होंने अपनी अपनी हवेलियाँ और ये सब बनाए। उसके अलावा जो उनका अपना खुद का परिवार था, तो उनकी जो बेगमें थीं और जो बेटियाँ थीं, शहज़ादियाँ थीं, उनको भी कहा गया कि आप अपने हिसाब से कीजिए। तो आप ये देखेंगे कि अकबराबादी बेगम थी तो उन्होंने एक मस्जिद बनाई, फतेहपुरी बेगम ने फतेहपुरी मस्जिद बनाई। तो उस तरह से एक ओवरऑल एक ढांचा फिक्स था, पर उस ढांचे के अंदर क्या हो रहा है उसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो जहानारा बेगम ने भी इस तरह से अलग अलग बाज़ार और सराय ये सब चीज़ें बनाई। तो सबके एस्थेटिक्स थे। तो जो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि शाहजहाँ इतने का नाम इतना बड़े एक बिल्डर और आर्किटेक्ट की तरह है, पर उसमें भी एक ओवरऑल हमारा एक ढांचा बना है, फ्रेमवर्क है, और उसके अंदर लोगों को छूट है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको ये इलाका दिया गया, अब आप इसको अपने तरीके से बनाइए। नील झील के बारे में भी थोड़ा सा बोलिए कि ये जो लास्ट जो बचा कुचा हमारे पास अभी देखने को मिलती हैं, यही नील झील जो तुगलकाबाद जी, जो इसके आगे जो एक थोड़ा सा ग्रीनरी बचा के रखे हैं, और उसके अंदर मैंने नील झील देखते हुए मुझे दिल्ली में ऐसे लगा
कि यहाँ पर झील कैसे इतनी ऊंचाई में हो सकते हैं? तो अब यहाँ पे भी एक प्लानिंग वाली चीज़ आ जाती है कि हम कि लैंडस्केप पुराना किस तरह से रहा है वो शायद हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। नीली झील से पहले अगर आप, क्योंकि आपने तुगलकाबाद की बात कर रहे थे, तो जहाँ तुगलकाबाद का किला है वहाँ से बीच में से सड़क जाती है, मेहरौली बदरपुर रोड है शायद, और एक तरफ किला है, बीच में सड़क है, दूसरी तरफ गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। अब वो मकबरा बनाया इस तरह से गया था कि वो एक द्वीप था, उसके चारों तरफ पानी था, और ये तब की बात है 13वीं शताब्दी की। पर सर सैयद ने जब असारुस्सनादीद लिखी थी 1840 में, तो उन्होंने भी यही कहा कि वहाँ पे चारों तरफ पानी था। अब वो पानी मेहरौली से आता था। अच्छा। हौज़ शमसी का जो ओवरफ्लो था, अच्छा। वो वहाँ तक जाता था। अच्छा। तो ये एक पूरा कई जगह हमारे यहाँ पे, दिल्ली में ही नहीं दूसरे शहरों में भी तालाब, जो अलग अलग तालाब हैं वो आपस में कैसे मिले होते हैं, उनका क्या इंटरकनेक्टिविटी कैसी है, वो एक चीज़ होती है कि तालाब सिर्फ एक गड्ढा नहीं होता कि भाई बारिश का पानी हुआ और भर गया। उसको बनाने का एक तरीका है, उसका डिज़ाइन है कि पानी यहाँ से आएगा और इधर ज़ोर से वो अपने फोर्स से दीवार को मारेगा, तो वो आपकी दीवार कैसी होगी। कई बार इतना पानी आएगा कि पानी बाहर जाएगा, तो वो बाहर निकालने के लिए आप उसकी स्पिलवे इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि तालाब को कोई किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे, और वो पानी भी बर्बाद नहीं होगा, वो निकल के कहीं और जाएगा और कहीं और तालाब भरेगा। तो ये जो सिस्टम है, अब आपने बीच में से सड़क बना दी, जब आपने बीच में से सड़क बना दी तो जो कैचमेंट जो था उसका वो टूट गया। तो ये हमने कभी भी नहीं सोचा इस चीज़ को, हो सकता है ये बहुत बारीकी की बात है, पर ये ऐसी चीज़ें कई जगह हुई हैं, और शहरों में भी नहीं, मतलब शहरों से बाहर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे भी इस तरह के बहुत तालाब हैं जो जिनका पहले जो पूरा कैचमेंट था वो कई अगर सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में था, तो अब वो बहुत छोटा हो गया, क्योंकि बीच में हमारी नासमझी ने बीच में कुछ सड़क बन गई, कुछ हो गया, क्योंकि हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। शायद ये कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि जैसा जो मैंने एक चीज़ पहले कही कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपको ये करना है, तो जो पुरानी व्यवस्था वहाँ रही है उसको हमारी तरफ से शायद ये कोशिश नहीं होती है कि हम समझें कि वहाँ क्या था और किस तरह से वो व्यवस्था पहले चलती थी। आखिरी मेरा एक प्रश्न है इसमें, ये इसके आगे और प्रश्न नहीं करूँगा, दादा ही पूछेगा, वो है कि ये जो हम लोग बोलते हैं प्लानिंग, चाहे वो अर्बन प्लानिंग हो चाहे कोई भी प्लानिंग, तो उसके पीछे एक शासक वर्ग होते हैं। हम लोग ऐसे तय कर लेते हैं, जैसे आपने जो हम लोग युग को, इतिहास को भी ऐसे ऐसे देखते हैं, जो शासक वर्ग रहे हैं जी, माने जैसे लगता है कि शासक प्लानिंग करते थे, माने उनके पास इतना अकल या इतना एक दक्षता और एक सोच था रहा होगा, जो बेसिकली वो इसको पालन करते थे, और जो नहीं करते थे वो अच्छा शासक उनको माना नहीं जाता था। जो प्रकृति के साथ हमारा जो संघर्ष है और उसके अंदर हम लोग अपना आबादी, अपना रहन सहन जैसे बिठाया, तो इसको मैं मानने वाला नहीं हूं। माने सीधी बात, मुझे लगता है कि ये जो बना बनाई बातें होती है, जो सारे एक हमारा शिक्षा क्रम में ही ये चीज घुसाया गया है कि ऐसे प्लानिंग बेसिकली जो लोग बसते हैं वो लोगों को रहन सहन के साथ साथ डेवलप करते रहते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई पहले से कुछ हुआ होता है और उसके बाद उसको थोपा जाता है। तो ये चीजों को आपने पढ़ाई के साथ और ये दिल्ली का प्लानिंग और इसके साथ आपने जितना जुड़े हुए हो, मोटा मोटी मुगल सुल्तानेट और ये जो पीरियड बोल रहे हो ब्रिटिश होके आज के जो दिन, माने क्योंकि आप कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहे हो कि आज का प्लानर्स जो कर रहे हैं शायद वो अच्छा नहीं है, तो इस हिसाब से मैं पूछना चाहता हूं कि ये कितना इसके पीछे एक चीज होती है, ये जो संघर्ष है कि नेचुरल जो ग्रोथ और उसके साथ शासक वर्ग की प्लानिंग, इसके अंदर लड़ाई कितनी होती है? लड़ाई तो मैं नहीं कह सकूंगा, पर ये बात ज़रूर है कि सिर्फ शासक वर्ग ने ही पूरा किया हो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि लोग कहीं पे भी रहते चले आ रहे हैं, अगर वहाँ पे शासन शायद सुचारू ना हो तो भी लोग अपना कुछ एक तरीका किसी भी
चाहे वो शहर हो चाहे शहर के बाहर का क्षेत्र हो, वो अपने रहने की व्यवस्था ठीक करेंगे, कुछ भी सुचारू उसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो पूरी तरह से आप शासक वर्ग पे ही अगर डिपेंडेंट हैं तो वो भी ठीक नहीं है। और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि कई जगह हमने ये भी देखा है कि शासक वर्ग ने अगर कुछ इस तरह के वादे किए हों कि अब यहाँ पे ये आ जाएगा, सड़क आ जाएगी, यहाँ पे पानी आ जाएगा, आपको कुओं से अपने पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, या आप तालाबों पे आपको नहीं जाना होगा, आपके पास पाइप वाटर सप्लाई आ जाएगी, और फिर वो जब नहीं होता तो इस तरह की जो पुरानी परंपराएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और फिर उनको कई जगह ये हमने देखा है राजस्थान के शहरों से बाहर जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो वहाँ पे ये सब परंपराएं फिर से रिवाइव की गई। तो क्योंकि वहाँ पे शासक वर्ग ने कुछ किया नहीं, और उसका एक जो सोल्यूशन था वो यही था कि जो आपके पुराने स्रोत थे आप उन पे वापस जाएं, क्योंकि वही इतने सालों से आपको टिकाए रहे थे। तो अब ये जो सब स्रोत थे ये ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त के भी शासकों ने बनाए हों। हमको इस तरह के उदाहरण बहुत मिलते हैं कि शासकों ने एक तरह से हिम्मत देने का काम किया, या कुछ धन पैसा दिया कि आप करिए, और लोगों ने खुद फिर वो किया। और ये भी है कि लोगों ने खुद अपने रिसोर्सेज साधन जुटा के खुद ये सब चीज़ें बनाई। तो ये दोनों ही रहे हैं, अच्छे शासक भी रहे हैं, अच्छे शासक नहीं भी रहे हैं, और लोगों ने खुद काम किए हैं, और ज़्यादातर काम उसी तरीके के टिके हैं जो खुद ही एक तरह से हुए हैं। जी हाँ, तो ये जो 2-3 सवाल अनिर्बान ने पूछे उसने हम समझते हैं कि एक नई दिशा हमको मिली है। वो कुछ मेरे भी सवाल थे जो इसमें शामिल हो गए जी। लेकिन इसी को आगे बढ़ाते हुए हम पूछते हैं, जैसे प्लानिंग में ये जो पीपल्स पार्टिसिपेशन या उनका बिहेवियर का जो पैटर्न और उनकी नीड्स अगर वो एड्रेस नहीं की जाएगी तो उसका क्या नतीजा निकलता है, उसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे कि हमारे जहाँ मैं रहता हूँ एनसीआर के इलाके में, इंदिरापुरम के इलाके में, आज से 7-8 साल पहले साइकिलों के लिए लेन बनाई गई कि इसमें सिर्फ साइकिल चलेगी, और उसमें कभी साइकिल नहीं चली। उसमें ख़ास तरह के पत्थर लगा के एक सड़क का एक हिस्सा डेजिग्नेट किया गया कि वो सिर्फ साइकिल चलेगी उसमें। जाहिर है कि उसके वो जो डिवाइडर्स थे वो तोड़ दिए गए, साइकिल वाले पर मोटरसाइकिल चलने लगी, गाय भैंसें बैठने लगी। तो प्लानर के सामने ये भी तो एक चुनौती रहती है कि अगर वो कुछ एम्बिशियस हो के कुछ और प्लानिंग किसी को दे दे तो उसको वहाँ की जो ज़रूरतें हैं कि नहीं, उसमें वो एसिमुलेट हो पाएगा कि नहीं, ये इस एरिया पे बताइए। हाँ, तो ये चुनौतियाँ हमेशा रहती हैं, और साइकिल का बहुत अच्छा उदाहरण है। उसके अलावा मुझे लगता है कि ये सिर्फ गाज़ियाबाद तक ही सीमित नहीं है। हमारे घर के पास भी, जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, यहाँ पे कुछ साल पहले BRT बना था, BRT कॉरिडोर था, और एक तरह से मुझे लगता है कि वो बहुत आइडिया अच्छा भी था, क्योंकि उसमें इस तरह की अलग अलग जो स्पेसेस थी वो सेग्रीगेट की गई। पर उसमें भी बहुत सारी चुनौतियाँ थीं। मीडिया में भी एक तरह की बहुत एक कैंपेन चलाई गई कि इससे आपकी स्पेस कम हो रही है। तो प्लानर्स का काम उस तरह से मुश्किल भी बहुत होता है, क्योंकि जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाना, उनको समझाना कि इससे आज नहीं तो अगले 5-7-10 साल में किस तरीके के फ़ायदे होंगे। और साइकिल जैसी चीज़ों में जो एक योजना बनी है उसको इम्प्लीमेंट करवाना कि अगर ये साइकिल लेन है तो ये साइकिल लेन ही रहेगी, इसमें अगर कोई और आएगा तो आप फ़ाइन करेंगे या कुछ करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी कहाँ आके अटक जाती हैं। अब वो एक पॉलिटिकल लेवल पे अटकती हैं या वो एक सिर्फ म्यूनिसिपल लेवल पे ही होती हैं, उसमें भी एक पॉलिटिकल उसका एक रंग है। तो ये सब चीज़ें आपस में बहुत मिली रहती हैं। पर यहाँ पे भी कई बार ये है कि आपकी योजना तो ठीक है, पर वो उसका जो क्रियान्वयन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो भी हुआ, पर वो एक ही हद तक हुआ। और उसके बाद तो ये तो प्लानर्स के सामने ये चुनौती हमेशा रहती ही है। फिर कई बार इसमें ये भी होता है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और अब जैसे मास्टर प्लान वगैरह हमारे बनते हैं तो उसमें भी एक
अनिवार्य रूप से ये रहता है कि जो प्लान है वो पब्लिक स्पेसेस में लगेगा, उसमें ऑब्जेक्शंस आएंगे, फिर उसके बाद आप उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। पर कई बार मुझे ये भी लगता है कि शहर में भी रहने वाले लोग कई चीज़ों से इतना मतलब वो शायद सारी जो ज़िंदगी जो है वो पानी आए आपको मतलब आपके सब कामों के लिए आपको पानी मिले, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, बिजली आए, सब लोगों का दिमाग भी सिर्फ उसी में रहता है। तो कई जगह मैंने ये भी देखा है कि जैसे आप पब्लिक पार्टिसिपेशन चल रहा है, अगर आप लोगों से पूछें कि आपकी क्या ज़रूरत है तो वो ये कहते हैं कि पानी नहीं है हमारे यहाँ, तो पहले जो हैंडपम्प था वो इतने फीट पे था, वो नीचे चला गया, तो अब आप ट्यूबवेल लगवा दीजिए। तो और इसी तरीके की चीज़ें आ रही हैं। अब उसमें समस्या ये नहीं है कि ट्यूबवेल लगाने से पानी आ जाएगा, तो वो तो आ जाएगा, फिर उसके बाद आप कल क्या करेंगे, फिर वो और नीचे जाता जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लोग नासमझ हैं, पर धीरे धीरे जो शायद एक पूरी जो समझ है वो इसी तरीके की बन गई है कि, और हताशा भी है कि ये इस तरह की जो सॉल्यूशंस हैं उनसे ही होगा। अगर हम ये कहें कि नहीं यहाँ पे एक आप तालाब बना लीजिए और उसके बाद इससे आपको अगले 5-10 साल में जो लाभ होंगे वो अलग होंगे, आपका पानी का लेवल भी होगा, जो सैनिटेशन के इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व होंगे, सिर्फ सीवर डालने से वो नहीं हो जाएगा। तो लोगों को ऐसी सब चीज़ों में कई बार कन्विंस करना जो जिसके लाभ शायद कल नहीं दिखते हैं पर बाद में मिलेंगे, वो भी अपने आप में कई बार चुनौती होती है। तो वो आपने अच्छा चुनौती के बारे में जिक्र किया और हम लोग उस पर थोड़ा सा रोशनी आपके ज़रिए डाल पाएँ। हम लोग करीब आखिरी की तरफ बढ़ रहे हैं बातचीत के। हमको बताइए कि जो साहित्य है या सिनेमा है या पॉपुलर म्यूज़िक है, ये जो कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसमें अर्बन प्लानर कितना उसका कभी जिक्र आपको दिखाई देता है? मसलन आपको डॉक्टर कोई कैरेक्टर दिख जाएगा, इंजीनियर दिख जाएगा, टीचर दिख जाएगा, कोई एडवोकेट दिख जाएगा, लेकिन अर्बन प्लानर एक कैरेक्टर के रूप में या उसकी ज़िंदगी की क्या उलझने हैं, इसलिए आपको कहीं मतलब पिछले 70 वर्षों के भारत के आज़ादी के बाद के दौर में साहित्य में, कविता में, सिनेमा में, टेलीविज़न में कहीं कुछ इसकी चर्चा दिखती है? मैं सोचने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर आर्किटेक्ट्स की तो दिख जाती है। पर मुझे लगता है अर्बन प्लानिंग बहुत एक ऐसा शायद ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको दिखता है पर आप डिफ़ाइन नहीं कर पाते। मैं खुद ही नहीं डिफ़ाइन कर पा रहा हूँ। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि जिन लोगों से मैं पढ़ा हूँ उनसे भी ऐसे जो सवाल पूछे जाते हैं तो उनका पहला जवाब यही, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिफ़ाइन नहीं करते, पर उनका पहला जो जवाब होता है वो ये होता है कि पिछले 30 साल से हम भी यही कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी व्यापक चीज़ है जो आपको हर जगह दिखती है। अब यहाँ से बाहर जाएंगे, आपको एक गड्ढा दिखेगा या आपको एक गलत जगह एक मान लीजिए स्पीड ब्रेकर दिखेगा या कुछ भी दिखेगा कि पेवमेंट कहीं टूटी है, तो आप ये कहेंगे कि ये प्लानर्स का काम है कि ये मतलब मैं गिना भी नहीं सकता, और आपको शायद अभी 1 किलोमीटर दूर ही यहाँ से ऐसी चीज़ें दिख जाएं। तो सिनेमा में, साहित्य में मुझे बहुत मेरी जो लिमिटेड मैंने इन सब चीज़ों में जो पढ़ा है उसमें भी मुझे तो बहुत देखने को नहीं मिलता, देखने को कभी मुझे ऐसा कैरेक्टर मिला नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस तरफ बहुत गौर नहीं करते वो लोग जो समाज से ऐसे चरित्र उठाते हैं जिनको प्रोटैगनिस्ट बनाया जाए या जिनको सेंटर स्टेज दिया जाए। जी, हो सकता है आने वाले दिनों में ये काम हो। आपके घूमे हुए जो भारत के शहर हैं वो उनमें से किसको आप मानते हैं कि हाँ वो अर्बन प्लानिंग के पैरामीटर्स पर पूरा नहीं खरा है लेकिन अच्छा है? ये भी थोड़ा कहना मुश्किल है, पर कई जगह जहाँ पे मुझे लगता है कि जो हमारा एक बिल्ट एनवायरनमेंट है और बिल्ट के साथ नेचुरल एनवायरनमेंट है, दोनों का जो सामंजस्य है और ख़ासकर जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो बची रही हैं, वहाँ उन शहरों में आप जाते हैं तो आपको वो शहर अच्छे वैसे ही लगते हैं। भले ही वहाँ पे आपको दूसरी कुछ चीज़ों में यातायात या किसी में आपको दिक्कत हो। तो ऐसे हमारे बहुत सारे अभी छोटे शहर हैं जो बचे हुए हैं जहाँ पे
बड़े शहरों की खामियां नहीं आई हैं। अब उनको आप कैसे बचा के रखेंगे, ये एक जो होड़ है ना, जैसे कई साल पहले, अब वो शायद वो ख़त्म हो गया, पहले ये था कि बम्बई को शंघाई बनाना है। तो अगर आप बम्बई को शंघाई ही बनाएंगे तो आसनसोल को भी कलकत्ता ही बनना है। तो ये जो होड़ है, ये मुझे लगता है बड़ी ख़राब है, और ये बहुत डेंजरस चीज़ है उसमें। क्योंकि एक ये भी होता है कि बड़े शहरों में जो काफ़ी गंदगी कहूँगा, या अभी कोई मुझे और शब्द नहीं सूझ रहा, पर बड़े शहरों में तो भी किसी तरीके के शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं कि वो कुछ जो चीज़ वहाँ के लिए ठीक नहीं है वहाँ आ भी जाती है, तो वो किसी तरह से वो छुप जाती हैं या अब्जॉर्ब हो जाती हैं। छोटे शहरों में जब बड़े शहरों से वही चीज़ जाती है तो वो बड़ी ग्लेरिंगली बाहर दिखती है आपको, और वो बड़ी अखरती है। दिल्ली में आपको ऐसी कई चीज़ें दिखेंगी, मतलब मिसाल के तौर पे शायद आप ये देख लें कि भाई हमारी क्लाइमेट इस तरह की नहीं है, पर ग्लास फसाड आपको बहुत दिखता है, फिर उसमें आप एसी इस्तेमाल करते हैं, फिर तमाम चीज़ें, पर तो भी वो कहीं छुप जाएगा। यही चीज़ आप बिजनौर चले जाइए, या आप मथुरा चले जाइए, या आप ऐसे कई जगह चले जाइए, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें या ऐसी दूसरी जो चीज़ें हैं वो बड़ी आपको अखरेंगी। और वो हुआ इसलिए क्योंकि हम लोग कई बार ये देखने की नहीं कोशिश करते कि भाई बिजनौर की अपनी क्या खूबसूरती है या उसकी क्या खसूसियत है, तो वो हम नहीं देखते। होड़ ये है कि भाई दिल्ली पास है, दिल्ली का एक हमारा मॉडल है, तो हमें बिजनौर में हमें वो सब चीज़ें चाहिए जो दिल्ली में हैं। तो हम समझते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो आपकी बातचीत से अर्बन प्लानिंग से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो आम परसेप्शन में नहीं हैं उनको जान पाए होंगे। अर्बन प्लानरों के सामने क्या चुनौतियां और क्या संभावनाएं उसको जान पाए होंगे। हम लोग बातचीत ख़त्म करें उससे पहले आपकी दिलचस्पी कुछ बांसुरी बजाने में भी है, तो हमारे लिए कुछ, हालांकि बहुत दिनों बाद बजा रहे होंगे जी, तो भी बजाइए, कुछ हमको बजा कर सुनाइए। जी, मैं कोशिश करता हूँ जी। ये तो आपने गांधी जी के प्रिय भजन से शुरू तो किया, लेकिन कुछ और भी सुनाइए। एक शाम का राग है हंसध्वनि, जो भारतीय संगीत में कर्नाटिक संगीत से आया है, तो थोड़ा सा कोशिश करता हूँ।
वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद तो हम लोग करीब करीब अब बातें पूरी कर चुके हैं जी। ये बताइए हमको आखिर में कि ये जो एक बदलता हुआ समय जिसमें हम अभी रह रहे हैं और जिस तरह की आपकी तो शिक्षा आज़ाद सरदार पटेल स्कूल में हुई, जहाँ आप बताते हैं कि वहाँ तो आपको एक ऐच्छिक विषय के रूप में उर्दू भी आप ले सकते थे। हो सकता है कि अभी ले सकते हो कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो समय बदल रहा है, उर्दू को एक पराई भाषा की तरह, एक धर्म के साथ उसकी मतलब इस तरह का जो अदराइजेशन हो रहा है, इस पर भी कभी विचार करते होंगे आप? हाँ, और ये बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इस पे तो कई विद्वानों ने इतने अच्छे से ये कहा है। मतलब अब जिन लोगों को समझना ही नहीं है तो वो तो बहुत ही अलग बात है, पर जो भाषाएं हैं, ज़बानें हैं, वो इलाकों से होती हैं, धर्म से नहीं होती हैं। और उर्दू तो यहाँ जहाँ हम बैठे हैं उस क्षेत्र की ही भाषा है। और अब मतलब इसमें ये भी जोड़ा जा सकता है कि उर्दू तो बहुत बाद का नाम है, और उर्दू तो उस तरह से नाम भी ठीक नहीं है। इसका मूल नाम तो हिंदी ही या हिंदवी ही है। पर मुझे भी कई बार ये बहुत लगता है कि जिस तरह से हम इसे इस्लाम से जोड़ के देखने लगे हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की शायद कोशिश होनी चाहिए कि जो एक उर्दू के बारे में जो दूसरी एक सिर्फ एक धारणा है कि ये शायरी की ज़बान है और बहुत खूबसूरत ज़बान है, जो कि वो है, पर जब तक हम वो कैसे करेंगे मैं नहीं जानता हूँ। पर जैसे हिंदी या अंग्रेज़ी का जिस तरह से इस्तेमाल है, उस तरह से आम चीज़ों में, रोज़मर्रा की चीज़ों में उर्दू का इस्तेमाल कैसे हो, इस पे अगर कभी कुछ कोशिश की जाए, और ख़ासकर वो सभी लोग जो उर्दू पढ़ना लिखना जानते हैं, मुझे लगता है लिपि जानना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई, अभी मेरी किसी से बात हुई थी जो बात कर रहे थे कि कहीं संस्कृत पढ़ाई जाती है किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी में, और वो रोमन से पढ़ते हैं, तो संस्कृत उन्हें आती है पर उन्हें देवनागरी नहीं आती। तो मुझे बहुत वो अचंभित करने वाली बात लगी कि आप हिंदी और संस्कृत देवनागरी के बिना कैसे सीख सकते हैं। और वही मुझे बात लगती है कि आप उर्दू या फ़ारसी, आप पर्शियन स्क्रिप्ट के बिना कैसे सीख सकते हैं। तो स्क्रिप्ट तो सीखनी बहुत ज़रूरी है, और उसको दोनों तरफ से मुझे लगता है थोड़ा छुड़ाने की ज़रूरत है। एक तरफ ये कि ये एक मज़हबी ज़बान है, एक वहाँ से आप उसको निकालें, और दूसरा ये कि ये सिर्फ़ एक शायरी और एक खूबसूरत ज़बान है और इसमें वही काम होता है। नहीं तो जो हम हिंदी अंग्रेज़ी में जिस तरह से काम करते हैं या दूसरी भाषाओं में, वो सब चीज़ें भी हों धीरे धीरे। कैसे होगा ये तो मतलब इसका मुझे नहीं लगता कोई सीधा जवाब है, पर यूसेज बढ़ेगी, लोगों को समझ आएगा, क्योंकि हिंदी और उर्दू एक सी हैं। ठीक है, तो हम लोग अब ये बातचीत यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। अनिर्बन कुछ नहीं। हम समझते हैं कि हम लोगों ने एक अच्छी समृद्ध बातचीत शुभम मिश्रा के ज़रिए की, और हम लोग कुछ अर्बन प्लानिंग के बारे में भी सीख सके, कुछ उनके बारे में जान सके, उनके उर्दू अनुवाद का एक संदर्भ समझ सके। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। अंत में कुछ आप कहना चाहते हो तो कहिए, नहीं तो फिर हम लोग वाइंड अप करें। बस मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इन कुछ विषयों पे गौर करने का मेरे लिए भी एक मौका था, तो उसके लिए बस मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।